Hello everyone, welcome to Sportified. The year 2004 Athens Olympic Games was the first time when women were allowed to compete in the wrestling event at any Olympic Games. Since then, one family has become synonymous with women's wrestling in India. Yes, you've probably guessed it by now, I'm talking about the Fogarts. And you've probably seen the film as well, Dangal. We have on our show today one of the Fogart sisters. It is Ritu Fogart. We will be talking to Ritu about a slightly different career choice that she has chosen for herself. Why did she do that? Her rivalry with her cousin Vinesh Fogart, who's all poised to get us a medal in Tokyo. Some days from now, we'll be talking to her about our chances with other wrestlers in Tokyo. We'll be talking to her about her last bout, which she unfortunately lost, a future in the MMA, the future of Akhada wrestling in India, COVID's impact on it, and much, much more. So tune in and have a good one. शुरू करें ऋतु जी? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि अब जो खत्म हुआ ये जो वन दंगल इवेंट, उसकी आपकी पूरी जर्नी, ऑब्वियसली फाइट तो हम सभी ने देखा है जी। फाइट के बाद हमारी बात भी हुई थी जब आपने कहा कि आपको लगा कि आप वो फाइट जीत चुकी थी और उस वक्त आपको एक ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बुरा सपना चल रहा हो। उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है इस गेम में इतना। तो मेरे को सिर्फ मैंने इतना ही सुन रखा था कि मतलब जो भी फाइटर होता है अगर वो किसी को डोमिनेट कराए रखता है उसको मतलब पंच वगैरह करता है तो बिल्कुल वही विजेता होता है। तो 2 राउंड मैंने सोचा कि मैं 2 राउंड मैंने उसको डोमिनेट किया, उसको मतलब कुछ भी कोई भी चांस नहीं दिया किसी चीज का। तो मैं तीसरे राउंड में मैं थोड़ी थक गई थी तो मैं सोची थोड़ा मतलब डिफेंस करके फिर मैं थोड़ा बहुत डिफेंस करके वो कर लूं, ये राउंड निकाल दूं। लेकिन फिर भी मेरे कोच पीछे से चिल्ला रहा था कि ऋतु एक लास्ट अटैक में कोई लास्ट अटैक इम्पोर्टेंट होगा। फिर मैंने लास्ट के कुछ 10-15 सेकंड में एक टेक डाउन किया और वो किया। तो बिल्कुल मैं मतलब रेफरी और उनके जजेस के डिसीजन से बिल्कुल वो मतलब एकदम मेरे को ऐसे हो गया कि मैं ये क्या, ये कोई बुरा सपना शायद ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि और मैच के बाद भी जब मैं रूम पे आई तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था मैं यही था कि मेरा मैच नहीं हो, ये बुरा सपना है। मतलब 2-3 दिन से मैं वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। नहीं, हमें देख के भी ऐसे ही लग रहा था। जैसे आपने कहा 2 राउंड आपने, आई थिंक एनीवन वाज दैट फाइट, सब यही कहेंगे कि आपने डोमिनेट किया। जो आप थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं उसमें हाँ, पर टेक डाउन वाज राइट एट द एंड ऑफ दैट राउंड। भले आप थक गए थी, उसने थोड़ा शायद डोमिनेट किया होगा। वो थर्ड राउंड के पहले के स्कोर कार्ड्स भी देखा जाए तो आप काफी आगे थे। तो ये कैसे सडनली घूम गया, ये सवाल तो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में रहा होगा। बट ऋतु जी ये बताइए कि ये एमएमए में जाने का जर्नी ये कैसे, मतलब आपने कैसे सोचा था? बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं बताऊंगी कि मतलब मैं बहुत पहले से इस स्पोर्ट्स को देखती थी, यूट्यूब पे देखती थी। मैं टीवी पे भी नहीं आते थे ये, मैं यूट्यूब पे ही देखती थी। मतलब 2012-13 से मैं इसकी वीडियो खबीब की वीडियो देखती थी मोस्टली। तो मुझे मतलब कुछ डिफरेंट लगता था ये गेम, मतलब कुछ अलग। और बचपन से ही मतलब पता नहीं, बचपन से ही मेरे दिमाग में कुछ अलग करने की मतलब दिमाग में थॉट रहती है कि मुझे कुछ अलग करना है। जब रेसलिंग टाइम पे थी तब भी मैं यही सोचती थी कि मतलब किसी का एशिया में गोल्ड नहीं आया तो मेरा एम वही होता था कि मुझे एशिया में गोल्ड लेना है, मुझे सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं लेना, क्योंकि वो सभी के पास है। तो मेरे को बस हमेशा यही था कि कुछ अलग करना है। और फिर मैं ये सोचती थी कि मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में मतलब इंडिया से कोई फाइटर क्यों नहीं है, क्यों इसमें मतलब कोई चैंपियन क्यों नहीं इस गेम में। तो बस और फिर जब इवोल्व ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि आप इस गेम में करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल मैं उस मौके को मिस नहीं करना चाहती थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरा रेसलिंग करियर भी टॉप पे था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस गेम में मतलब ज्यादा था, इसलिए मैंने इसी को चुना। जी ऋतु, मैंने आपके पिताजी का इंटरव्यू देखा था, एक महावीर सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि गीता और बबीता से ज्यादा टैलेंट इस लड़की में है। वो आपके बारे में बात कर रहे थे ऑब्वियसली। तो मेरे 2 सवाल है। एक, जब आपने ये फैसला लिया कि मुझे अब एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनना है, रेसलिंग छोड़ के मुझे एक अपनी एक राह बनानी है, एक नया मार्ग पे चलना है, तो उनकी क्या प्रक्रिया रही थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी कि
ठीक है उन्होंने आपको सपोर्ट किया या वो थोड़े निराश थे? और दूसरा मेरा जो सवाल है वो आपने खबीब का नाम लिया जो मेरे ख्याल से एमएमए के इतिहास में सबसे महान फाइटरों में से उनका जी नाम लिया जाता है। वो रशिया के एक जगह से आते हैं, दागिस्तान से, जहाँ पे दागिस्तानिया जी वहां पे रेसलिंग से ही फाइटर्स चालू होते हैं, वो सब रेसलर्स होते हैं, उसके बाद एमएमए फाइटर बनते हैं, यूएफसी में जाते हैं वगैरह जी वगैरह। तो आपकी जर्नी जो है वो भी इन्हीं की तरह है, आप रेसलर थे पहले फिर फाइटर बने हो आप एमएमए फाइटर। जी रेसलिंग से एमएमए फाइटर बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए और उस चुनौती पे आपने विजय कैसे प्राप्त की? जी तो बिल्कुल जब मैं मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में आने का मैंने जब डिसीजन लिया तो मैंने सबसे पहले बात अपनी बड़ी बहनों से ही की थी। तो उन्होंने तो मतलब थोड़ा बहुत बोला था कि स्टार्टिंग में देख ले अभी ओलंपिक भी है और पूरे देश की होप है तेरे पे। तो मैंने भी उनको समझाया कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये मौका आया है, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। तो बहनों ने पापा से बात की थी तो पापा ने बिल्कुल भी पूरा सपोर्ट दिया, मतलब एक बार भी मना नहीं किया। तो बोला कि अगर तेरा इस गेम में इंटरेस्ट है तो ये मैटर नहीं रखता तू गेम क्या कर रही है, बस अपने देश का नाम रोशन कर, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं है तू रेसलिंग कर रही है मिक्स मार्शल आर्ट कर रही है। तो बिल्कुल पापा का पूरा सपोर्ट था इस चीज में। और जब मैं मतलब रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में आई तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी नई टेक्निकों का डिफरेंट था। और मिक्स मार्शल आर्ट में अगर देखें तो अगर अगर हम टॉप के 10 फाइटर देखते हैं तो उसमें टॉप 7 रेसलर ही हैं, उनका बैकग्राउंड रेसलर ही है। तो बिल्कुल ये मेरे लिए एक मतलब अच्छा बेनिफिट था, मेरे लिए एक अच्छी वो थी कि हाँ कि मैं एक रेसलर हूँ और मेरे लिए टेक डाउन करना मिक्स मार्शल मेरे को एक अच्छा वो मिल गया जी ऋतु एडवांस। अभी जी आप आपके जब आप एमएमए फाइटर बनी तो आप जैसे आप जब रेसलर थी तो आपका एम था कि मैं देश के लिए प्रतिनिधित्व करूंगी, ओलंपिक्स में मेडल लेकर आऊंगी। जी आपने ओलंपिक का टैटू भी बनवाया अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। जी तो आप अब एमएमए में आई है, आप आपका एक ही लक्ष्य है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, इंडिया से पहली वर्ल्ड चैंपियन बनूं एमएमए में। जी और आपको क्या लगता है आपके अंदाज से आप उस लक्ष्य से कितने पास हो, कितने दूर हो, आप फिलहाल कहाँ हो? बिल्कुल मैं मतलब देख रही हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं टॉप की जो भी मेरे ऑटोमेट कैटेगरी में जो भी टॉप की फाइटर है मैं उनसे फाइट लड़ूं, ताकि मैं जितने भी अच्छे फाइटर से फाइट लड़ूंगी तो मुझे अपनी योग्यता, मुझे अपनी उस चीज पे पता चलेगा कि मेरे में मतलब कितनी मेरे में प्रोग्रेस हुई है। तो और उस चीज से मुझे सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मैं अब मेंटली और मेरी मतलब ट्रेनिंग को देखकर अगर मैं कहूँ तो मैं फिलहाल उस मतलब उस बेल्ट के लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल मेरे में मतलब मेरी हार्ड ट्रेनिंग से या सब कुछ किसी से भी लगा लो, मैं और कॉन्फिडेंस नहीं कर रही, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं किसी के भी साथ मतलब लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऋतु जी, क्या हम रीमैच देखेंगे आपका और किलर बी का? बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि वन चैंपियनशिप ये बिल्कुल अगर मतलब अगर किसी को डाउट है तो एक बार बिल्कुल जरूर करवाएं। वो चीज मैं दिखा दूंगी कि मैं जो गलती मैंने इस मैच में की मैं वो बिल्कुल जजों पे वो चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि एक बार वो हो जाए मैच। जी हमें तो पूरा यकीन है आपके काबिलियत पर, कभी कोई शक था नहीं उस पर। तो हमारी स्पॉटिफाई टीम की तरफ से तो आपको ऑल द बेस्ट। हम जी हाँ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप कब किलर बी के साथ रीमैच हो और हम उसे देखें। मगर ऋतु में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। जब आप एमएमए फाइटर बनी तो शायद ये भाग्य की बात थी, मुकद्दर की बात थी कि आपकी पहली डेब्यू फाइट जो थी वो उस देश में थी जहां पर आपके परिवार पर बनाई गई फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मैं चाइना की जी बात कर रहा हूँ। जी जी जब आप चाइना गई उस पहले मैच पे, पहले बाउट के लिए, तो क्या माहौल था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्राउड की तरफ से आपको कितना प्यार मिला, कैसा माहौल था, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। आपके ये सफर की पहली बाउट थी, क्या दिन था वो, क्या माहौल था, कैसे था? बिल्कुल वो चीज मतलब मैं मतलब काफी खुश थी कि मुझे मेरा मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में पहला मैच और वो चाइना में हो रहा कि मतलब वहां पे इतने फैंस थे मतलब बिल्कुल मतलब एक
फैमिली जैसा, एक जैसे घर पे जैसा वो हो रहा था कि मतलब मैं अपने देश में लड़ रही हूँ, तो बिल्कुल वहाँ के लोगों का सपोर्ट और वो चीज, वहाँ की मीडिया, तो वो चीज मेरे को काफी मोटिवेट किया। और मैं काफी एक्साइटेड थी मेरे फर्स्ट मैच को लेकर। और मैंने रिंग में जाकर, मेरे को यही था कि मैंने रिंग में जाकर जो भी सीखा, मैं जो वहाँ पे जाके अपना हंड्रेड देना है, और वही किया। लेकिन फर्स्ट मैच में मेरे को पंच भी चलाने नहीं आते थे, और मैं टेक डाउन के बाद भी, अगर आप देखेंगे तो टेक डाउन के बाद भी मुझे नहीं पता था कि पंच मारने। वो भी पीछे मेरे जो कॉर्नर मैन थे, उन्होंने चिल्लाए कि पंच ऋतु पंच, तब मैंने जाके थोड़े पंच किए थे। तो बिल्कुल फर्स्ट मैच मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब काफी अच्छा था। ऋतु जी, एक फाइट के पहले जो आपका माइंडसेट होता है, जी जब आप लोग रूम में होते हो, फिर आपको कहा जाता है कि वॉकआउट के लिए इतना टाइम रहा है, उस जी वो ड्रेसिंग रूम से लेके केज तक पहुंचने का जो वो समय होता है, व्हाट इज द माइंडसेट, क्या प्रिपरेशन होता है, क्या सोचते हो, या आप कुछ नहीं सोचते हो? जब आप बाहर चलते हो तो मेरे ख्याल से एक बार रहमान साहब का माँ तुझे सलाम आई थिंक वाज जी प्लेइंग, जी जी आप काफी इमोशनल, मतलब वो वॉक मुझे अभी तक याद है आपका। और वो सॉन्ग इन्हीं ने सिलेक्ट किया था। करेक्ट। तो ये सारे जो मतलब वो रूम से लेके केज तक वो जो एक छोटा सा वॉक होता है, उसमें क्या चलता है एक फाइटर के दिमाग में? मैं अपनी बताती हूँ कि मैं मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में मतलब कुछ भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने देती। मैं अपने आप को मतलब ये रखती हूँ कि मैंने इस दिन के लिए मैंने अपना हार्ड वर्क किया है, और आज मेरा दिन है। मुझे मतलब सबको प्रूव करना कि हाँ, आई मतलब मैं सबसे अच्छी हूँ, और मतलब मुझे रिंग में जाके बिल्कुल वो चीज दिखानी है। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और मुझे वहां पे जाके दिखाना है कि मैंने क्या मतलब क्या प्रैक्टिस की है, क्या मेहनत की है, और वो सबको मैं दिखाऊंगी अभी। ऋतु, वैसे तो एमएमए बहुत ही मतलब बहुत टफ इवेंट होता है, वो तो हम सब जानते ही है। मगर आपने कहा था कि जब आपकी पहली बाउट हुई थी, तो मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, और उस पहले बाउट के दौरान, आपके पहले जो बाउट थी, आपके परिवार वाले टीवी देख रहे थे, जी जी और वो उस बाउट में जो उन्होंने देखा, उनका दिल दहल गया, और जी आपकी आउट देख नहीं पाए। ऑब्वियसली आपके प्रति उनका प्यार और जो भावनाएं जुड़ी है कि बेटी हो आप महावीर सिंह जी 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 की, और गीता बबीता बहन है, आपकी माँ देख रही थी। तो क्या वो अब ओवरकम कर पाए? क्या आपके बाउट अब वो देख पाते हैं? क्योंकि एमएमए एक मतलब रेसलिंग और एमएमए में काफी अंतर है। जैसे जी आपने कहा जी कि आपने टेक डाउन कर लिया था, मगर आपको पता नहीं था कि आपको पंचेस लगाने हैं जी जी जब जी तक वो बिल्कुल। टैप आउट नहीं करते। तो वो दृश्य जो है वो काफी वायलेंट होता है। वो ये और कोई स्पोर्ट में हमें देखने नहीं मिलता, ना बॉक्सिंग में ना रेसलिंग में, हालांकि वो जी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। तो क्या आपके परिवार के सदस्य अब आपके बाउट देखते हैं और आपको जीतते हुए आते हुए देखते हैं? वो क्या मतलब क्या भावना है अब परिवार में? जी जी बिल्कुल। अभी मतलब धीरे धीरे वो चीज देख के बिल्कुल अब वो उस चीज के बिल्कुल आदत हो गई। तो मैंने भी उनको समझाया कि मतलब बोलती हैं कि ये डेंजरस गेम, तो मैं उनको समझाती हूँ कि डेंजरस कुछ भी नहीं है, इंजरी हर गेम में होती है। तो हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उस चीज से बचना भी आता है, वो सिखाया भी जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अभी मतलब अभी सभी देखते हैं, अभी तो मतलब मैच से पहले पूछते हैं कि कौन सी टीवी कौन से चैनल पे आएगी, हमें बताना। तो बिल्कुल अभी देखते हैं। ऋतु जी, अभी कुछ 2 महीने बचे तकरीबन ओलंपिक्स के लिए। जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, इस साल हमारा जो इंडियन ओलंपिक का जो टीम है, हम्म। आपकी क्या राय है उस पे? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं बताना चाहूंगी कि मतलब अभी मतलब इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा मतलब खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं। तो वो बिल्कुल सभी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि रेसलिंग कितने इम्प्रूवमेंट हो रही है, कितने ऊपर जा रहा है। हमारे 8 खिलाड़ी ओलंपिक में सिलेक्ट हैं। तो बिल्कुल सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनका मैच देखती रहती हूँ। अभी मैंने क्वालिफाई में भी देखा था, अभी एशिया चैंपियनशिप में भी देखा था। तो बिल्कुल सभी मतलब क्योंकि क्योंकि बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं, बहुत सारी हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो चीज काफी अच्छी है। तो इससे मतलब खिलाड़ी भी मोटिवेट होता है, और कुछ करने का भी मन करता है। तो पहले पहले ये था कि खिलाड़ी को मुझे मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई करना, पहले सोच इतनी थी।
लेकिन जब से गीता ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, पहली महिला वो थी, तो उसके बाद लड़कियों में 12, हाँ, और उसके बाद मतलब लड़कियों में ये आ गया कि नहीं, हमें ओलंपिक नहीं, और हमें ओलंपिक से मेडल लेके आना है। तो अभी सभी ओलंपिक से मेडल की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि अभी मतलब 4 या 5 मेडल बिल्कुल रेसलिंग में ओलंपिक में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, जो उनकी प्रोग्रेस है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब की बार ओलंपिक में रेसलिंग में 4 और 5 मेडल बिल्कुल हैं। जी ऋतु, आप हाल ही तक रेसलिंग में पूरी तरीके से लगे हुए थे, तो मैं इसके पहले कि मैं गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स की ओर आऊँ, मुझे एक सवाल करना था आपसे हमारे रेसलर्स को लेकर। 2 रेसलर्स जिन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना है, उन्हें करीब से देखा है। एक तो है आपकी कजिन सिस्टर विनेश। 2016 में आप विनेश, पूरे देश आप नजर थी आप दोनों पर कि ये दोनों रेसलर्स जाएंगे ओलंपिक्स में, हमारे मेडल लेके आएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी इंजरी हो गई रियो में। 100% उनका मेडल आना था। मगर अब टोक्यो कुछ महीने रह गए बस, और विनेश पूरी तरीके से फिट है। पूरे देश की एक बार फिर से एक फोगाट बहन से उम्मीद है कि हमारे लिए मेडल आएगा। एक वो सवाल है मेरा कि विनेश की तैयारी के बारे में हमें आप कुछ बताएं, कैसे आप बात करते हैं उनसे, कैसे चल रहा है? मेडल आपको भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। और दूसरा मेरा एक सवाल है एक युवा रेसलर का, अंशु मलिक, जो सिर्फ 19 साल की है, और उनकी जर्नी, उनकी सफर को अगर आप देखोगे तो वो गीता से काफी मेल खाती है। जैसे कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें गीता ने अपना पहली बार नाम किया था और देश को पता चला था कि गीता फोगाट नाम की एक रेसलर बस अब मेडल लाने ही वाली है 2 साल बाद कॉमनवेल्थ में, और पूरे देश की नजर में आ चुकी थी गीता। तो अंशु मलिक का भी अगर आप सफर देखोगे तो गीता से काफी मेल खाता है। तो इन 2 रेसलर्स के बारे में अगर आप हमें बता सके, विनेश की तैयारी, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ हम जानते हैं, और अंशु के बारे में भी। बिल्कुल, मैं विनेश से बताऊंगी तो मेरी उनसे कभी कभी बातें होती, तो अभी मतलब एंग्री में मतलब ट्रेनिंग ले रही है, आउट ऑफ कंट्री वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है। तो बहुत अच्छी उसकी मतलब ट्रेनिंग चल रही है। और उन्होंने मतलब अभी मतलब इस साल में जितने भी टूर्नामेंट है उसने गोल्ड जीता है। तो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है। और बिल्कुल वो अभी मतलब खुद बता रही कि मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी। तो गोल्ड से नीचे तो बिल्कुल वो नहीं सोच रही है। तो बिल्कुल हमें भी पूरा भरोसा है कि वो लेके आएगी। जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, जिस तरह से उसका डेडिकेशन है, तो बिल्कुल वो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी। और बिल्कुल अंशु भी मतलब जो उसकी मतलब जितनी जल्दी से वो मतलब टेक्निक को पकड़ती है। मैंने पर्सनली मैं उससे सिर्फ एक ही बार मिली होगी, लेकिन मतलब उसकी वीडियो देखती हूँ, उसके मैच देखती हूँ, तो वो मतलब बहुत ही टैलेंटेड है। तो मुझे भी मतलब मैं भी उसके मैच देख के उसकी फैन हो गई। मतलब मुझे काफी अच्छा लगा उसका मैच। तो बिल्कुल वो भी मतलब अब की बार बिल्कुल विनेश के साथ साथ वो भी गोल्ड लेके आएगी। बिल्कुल जिस तरह से उसका मैं रेसलिंग देख रही हूँ, उसकी मतलब ट्रेनिंग देख रही हूँ, जिस तरह से उसका डेडिकेशन है इतनी जल्दी से, तो बिल्कुल वो चीज वो भी करेगी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात के साथ। बहुत ही उज्जवल भविष्य है इन दोनों का, विनेश का तो है ही, और अंशु का भी। और दूसरी बात मुझे पूछनी थी ऋतु आपसे कि ये 2 साल जो थे ये नॉर्मल साल नहीं थे। कोरोना वायरस के जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, उसके चलते, जैसे हम महाराष्ट्र से है, हमारी पूरी स्पॉटिफाई टीम, हम मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा खिताब होता है, जो सबसे बड़ा प्रतियोगिता होती है पहलवानी में, वो होती है महाराष्ट्र केसरी। वो दो साल हो गए खारिज है, वो प्रतियोगिता हुई ही नहीं। तो हम जानते हैं कि रेसलर जो है मई, अगस्त, सितंबर में जब बारिश बंद होती है, उसके बाद सीजन स्टार्ट होता है। पूरे साल आप ट्रेन करते हो, प्रतियोगिता में भाग लेते हो, जीतते हो, आपकी मोटिवेशन बनती है, आप कुछ पैसे कमाते हो, और फिर जब बारिश होती है तो आप फिर अपने कमियों पे काम करते हैं और फिर सीजन में जाते हैं। जब ये वैश्विक महामारी आई, सारे टूर्नामेंट जो है खारिज हो चुके हैं। ना रेसलर्स को, पहलवानों को पैसे मिल रहे हैं, ना कंपटीशन मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं कि एक युवा रेसलर जो आपको सुन रहा है, वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे
और गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स जो मैं कह रहा था, क्या आपके हिसाब से उन्हें आगे आकर हमारी जो पहलवानी है और जो पहलवान है और जो प्रतियोगिता कैंसिल हुए है, इन्हें आकर सपोर्ट करना चाहिए पहलवानों को? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं ये कहूंगी कि मतलब कोविड मतलब ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मतलब इस चीज से जूझ रहा है, तो बिल्कुल ये सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। तो एक मतलब खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि मतलब एक खिलाड़ी के लिए मतलब ट्रेनिंग ये सब कुछ होता है, और जब वो मतलब कोविड की वजह से जब हमें ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो बिल्कुल मैं उस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो चीज देखी है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हम कुछ काम करना हो, कुछ ऑफिस का काम, तो वो हम बैठ के कर सकते हैं घर पे, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग एक मतलब एक खिलाड़ी ट्रेनिंग ही सब कुछ होता है। जब वो खिलाड़ी मतलब ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो दिमाग में बिल्कुल आज मैं देख रही हूँ, मैं सुनने में भी आते हैं कि मतलब बहुत से खिलाड़ी सोचते हैं अब क्या करें, मतलब उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं। तो जी बिल्कुल ऋतु, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो महाराष्ट्र में जो गढ़ है पहलवानी के, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पे अखाड़े बंद होने के कगार पर है। जी जी मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। वो हमारे खिलाड़ी भी मतलब थोड़ा नेगेटिव कुछ मतलब नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। और बिल्कुल जो दंगलों से पैसे कमाते थे, दंगलों से कुछ करते थे, तो बिल्कुल उनकी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अभी इस सबसे है कि अभी सभी मिलकर इस बीमारी से, इस कोविड से महामारी से सबको मिलकर लड़ना है, और जीतना भी है इस महामारी से, और बिल्कुल उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं मतलब गवर्नमेंट से यही कहूंगी कि जैसे ये चीज नॉर्मल हो, कुछ भी मतलब अगर हमें कुछ भी थोड़ा सा वो है को मतलब गाइडलाइंस अपना कर कुछ भी अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो चीज आगे आके वो चीज करें। इससे खिलाड़ियों में मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, तो उनको ये लगेगा कि हाँ कुछ तो है। जी, उसी उसी टॉपिक पे रहते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ऋतु जी की पर्सनली आपका कोई मैसेज जो हमारे यंग एस्पायरिंग जो एमएमए में ज्वाइन या एमएमए फॉलो करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपका एक पर्सनल मैसेज जो आप उनको और इनकरेज करें कि एमएमए ज्वाइन करें और फाइटिंग को फॉलो करें। बिल्कुल मैं उन जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगी, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस गेम में बिंदास होके आइए। लेकिन अगर आपने सोच लिया मिक्स मार्शल आर्ट में कुछ करना है, तो बिल्कुल आप भी वो चीज कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ, कोई और कर सकता है, जो भी आपके फेवरेट फाइटर हैं मिक्स मार्शल आर्ट में, तो बिल्कुल आप भी वो चीज कर सकते हैं। लेकिन पूरी मतलब उस चीज में पूरी डेडिकेशन और डिसिप्लिन और बिल्कुल हार्ड वर्क, वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप जो भी आप सोच सकते हैं, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। तो और मैं भी मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब कहीं पे भी अच्छे फाइटरों का नाम आए, तो बिल्कुल इंडिया के फाइटरों का नाम सबसे पहले हो कि हाँ इंडिया में बेस्ट फाइटर हैं। यह हमारी भी उम्मीद यही है कि इंडिया में सिर्फ एमएमए ही नहीं बल्कि कुश्ती में भी जो हमारा इतिहास है वो इसी तरीके से आगे बढ़े, रोशन इतिहास हो हमारा। ऋतु, आपकी फाइट बस कुछ दिन पहले ही हुई थी। मैं जानता हूँ आप रिहैब में हो, रिकवरी कर रहे हो, ट्रेनिंग आपकी चालू है, मगर इस बीच आपने हमें वक्त दिया, स्पॉटिफाइड की टीम को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको जब तक आप उस वन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप को नहीं जीतते, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे बातें बिल्कुल करते सिद्धार्थ, रहेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे इस तरह से मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से मुझे भी आप सबसे मतलब अपनी बातें शेयर करके काफी अच्छा लगा। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वेलकम। बस हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा ऋतु जी, और मैंने कल भी आपसे यही कहा था जो अभी सिट ने कहा कि जब तक आप वो टाइटल नहीं ले आएंगे हम तो आपको बिल्कुल तंग करते रहेंगे। ओके सिद्धार्थ, मैं और बिल्कुल जब आप वो टाइटल रेडी। जीतोगे तो हमारा हमारा कॉल तब भी आएगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल सिद्धार्थ जी। थैंक यू सो मच ऋतु जी कि थैंक आपने यू हमें सो मच सिद्धार्थ, थैंक वक्त यू। दिया। थैंक और यू हम ऋतु, जहाँ भी हो आप दुनिया में, हमारी दुआएं आपके साथ है, और जहाँ भी हो आप ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर Thank you so much, Ritu आप ji. भी Stay सभी safe. अपना ध्यान रखें। बिल्कुल Yes. Thank you so ओके much. सिद्धार्थ जी, Thank ओके you. बाय।